अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने कुछ जनरल डिस्कशन करी थी। साथ में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। और अब आप लोगों का जो क्लासेस का टाइम टेबल है ना, वो भी बन चुका है। और क्लासेस उसी टाइम टेबल के हिसाब से हो रही होंगी जो आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर किसी के पास क्लासेस का टाइम टेबल नहीं है, अगर किसी के पास क्लासेस का टाइम टेबल नहीं है, तो वो हारिस को कांटेक्ट करें। मैंने अपनी वीक में 2 क्लासेस रखी हैं। और अगर किसी ने पिछली क्लासेस मिस करी थी, पिछली क्लासेस का कंटेंट नहीं है, तो उमामा को कांटेक्ट करें। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं उस पर दोनों को टैग कर देता हूँ। ठीक है। और मैंने उमामा को भी टैग कर दिया, और मैंने हारिस को भी टैग कर दिया। तो आप लोगों ने फॉर द लास्ट क्लास, जो भी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, और लास्ट क्लास में जो भी मैंने चीज़ें प्रोवाइड करी थी, कुछ मैंने कंटेंट प्रोवाइड करा था, कुछ चीज़ें कही थी आप लोगों को, तो वो सारी चीज़ें आपको मामा से मिल जाएंगी। और आपको जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी उससे रेलेवेंट जो पीडीएफ फाइल्स या रेलेवेंट कंटेंट है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब आप आगे बढ़ने से पहले, यानी कि आगे की चीज़ें पढ़ने से पहले, मैं ये चाहूँगा कि आप सब जो है वो मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें, इस बात के बारे में इन्फॉर्म करें कि आप लोगों की जो कवरेज है वो क्या हुई है, कितनी हुई है। जो आपको 2 से 3 दिन मिले थे, उन 2 से 3 दिनों में आपने क्या कवर करा। ये जो अभी 2 से 3 दिन गुजरे, मैंने इसके लिए आपको इन 2-3 दिनों के लिए कुछ काम दिया था। तो क्या आप लोगों ने वो काम पूरा कर लिया है? क्या आप लोगों ने वो काम मुकम्मल कर लिया है या नहीं किया? काइंडली मुझे इस बारे में ज़रा गाइड करिएगा कि आप लोगों ने वो काम मुकम्मल कर लिया है या मुकम्मल नहीं किया। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था। अच्छा, जिसकी पहली क्लास है, चलो शुरू की कुछ क्लासेस में मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन यह है कि कुछ मैंने काम दिया था, वो आप लोग लाजमी तौर पर कवर कर लीजिएगा जैसे ही आप लोगों को जो है वो टाइम मेरे। ठीक है। आज हो सकता है कि कुछ बच्चों की पहली क्लास हो और इसीलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट ना करी हों। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है कुछ बेसिक ही कॉस्टिंग है, बेसिक से ही कॉस्टिंग है। मुझे ये बताइएगा, आप सबको क्या इतना मालूम है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये नॉलेज तो आपके पीआरसी में भी थी ना? पीआरसी में भी आपने पढ़ा था। आप सबको इतना तो मालूम है ना कि फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो काम करने लगे हैं ना, सबसे पहले वो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट से ही रेलेवेंट है। और हम ये देखने लगे हैं कि भाई हाइलो मेथड जो है वो किस तरह से आपके सवाल में आ सकता है, और हाइलो मेथड का सवाल कैसा हो सकता है। ठीक है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, जो लोग हमारे साथ डे वन से हमारे साथ नहीं थे, उनसे मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो आने वाले 2 दिनों में, यानी कि फ्राइडे को, आज यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और मेरे ख्याल में सैटरडे आपकी अगली क्लास है, तो तब तक जो है ना वो पिछली सारी चीज़ें वाइंड अप कर लें। सही है, तब तक वो कोशिश करें कि वो पिछली सारी चीज़ें वाइंड अप कर चुके हों।
मैं बहुत तेज़ी से आज नहीं पढ़ा सकूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकूंगा, बहुत आगे तक नहीं पढ़ा सकूंगा जब तक आप लोग वाइंड अप नहीं करोगे। हाँ, कमिंग सैटरडे से आप लोगों की प्रॉपर जो क्लासेस होंगी वो फुल पेस में कंडक्ट हो रही होंगी। चलिए फिलहाल आज जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं ना वो हम पढ़ लेते हैं हाइलो मेथड। ठीक है, फिलहाल आज जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं वो हम पढ़ते हैं हाइलो मेथड। हाइलो मेथड सिलेबस का एक एरिया है, और ये हाइलो मेथड जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप सब रेडी हो? अच्छा जी, तो इसकी डिस्कशन करते हैं हम, और हाइलो मेथड के मुख्तलिफ केसेस इस लेसन में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 ये कह लेता हूँ मैं, कि आपकी जो है ना एक है, लेट से कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। आपकी एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो। इसका जो फिक्स कॉस्ट वाला एरिया है, इसका जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है, फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है 200। और इसका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला पोर्शन है ना, वो है 10 पर यूनिट। ठीक है जी। आपके पास एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है वो 200 है, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला पोर्शन है ना वो 10 है। सही है। लेट से मैं यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें लिखता हूँ, यूनिट्स, और साथ में लिख देता हूँ कॉस्ट। अब मैं ये कह देता हूँ कि भाई 5 यूनिट्स की मुझे आप कॉस्ट बताओ। तो आप कहोगे कि सर जब 5 यूनिट्स होंगे ना, तो 5 यूनिट्स पर आपने 200 रुपये की एक तो फिक्स कॉस्ट है वो पे करनी है। फिक्स कॉस्ट तो आपने लाजमी पे करनी होती है। और क्या पे करना है आपने? और आपने 5 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से वेरिएबल पे करने हैं। लिहाजा आपका टोटल जो खर्चा होगा ना, वो कितना होगा? 250। फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि लेट से 7 यूनिट्स का खर्चा कितना होगा। तो 7 यूनिट्स के लिए आप बोलोगे कि सर फिक्स कॉस्ट तो आपने हर हाल में पे करनी है, और 7 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 70 बनते हैं, तो टोटल खर्चा कितना होगा? 270। ठीक है, ये एक आसान सी मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। 5 यूनिट्स की कॉस्ट 250 होगी, और 7 यूनिट्स की कॉस्ट 270 होगी। 5 यूनिट्स की कॉस्ट में 200 रुपये फिक्स्ड होंगे, और 5 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये वेरिएबल। 270 रुपये में 200 रुपये फिक्स्ड होंगे, और 7 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से 70 रुपये वेरिएबल, तो 270 बनेगा। अब एग्जाम का आपका क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम का आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? एग्जाम में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि आपका क्वेश्चन ये बोल दे कि आपका क्वेश्चन ये बोल दे कि भाई 5 यूनिट्स का जो खर्चा है, 5 यूनिट्स का जो खर्चा है वो 250, और 7 यूनिट्स का जो खर्चा है ना वो 270 है। एग्जाम का क्वेश्चन आपको यूं बोले कि भाई 5 यूनिट्स का जो खर्चा है वो 250 है, और 7 यूनिट्स का खर्चा 270 है। और आपसे सवाल ये पूछ ले कि बताओ कि इस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, और सवाल ये पूछ ले कि बताओ कि इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, गौर से सुनिएगा।
सवाल आपको इस तरह का आएगा कि वो बोलेगा कि 5 यूनिट्स का खर्चा अगर 250 है और 7 यूनिट्स का खर्चा अगर 270 है, तो आप ये बताओ कि भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। वैसे अगर आप क्वेश्चन 1 को देखो तो वो एग्जाम्पल नंबर 1 से ही बना है, और एग्जाम्पल नंबर 1 में फिक्स कॉस्ट 200 थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 थी, और उस हिसाब से 5 यूनिट्स का खर्चा 200 प्लस 5 इंटू 10 50 यानी कि 250 आया था, और 7 यूनिट्स का खर्चा 200 प्लस 7 इंटू 10 यानी कि 270 आया था। अब रिवर्स में आ रहा है सवाल, और सवाल आपसे बोल रहा है कि 5 यूनिट्स का खर्चा अगर 250 हो और 7 यूनिट्स का खर्चा अगर 270 रुपये हो, तो आप हमें ये बताओ कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड वाला हिस्सा कितना है, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है। यानी कि सवाल जो है ना वो दूसरे एंगल से आ रहा है, सवाल जो है वो दूसरे एंगल से आ रहा है, सवाल जो है वो आपको रिवर्स में पूछा गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हम इसका आंसर निकालेंगे ना, तो तरीका कुछ इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा सर, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे ढूंढेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आपका खर्चा 5 के बजाय 7 यूनिट्स पर 250 के बजाय 270 था। यानी कि आपका खर्चा जो था, आपका जो खर्चा था 5 यूनिट्स पर 250 था, और 7 यूनिट्स पर 270 था। यानी कि खर्चा जो है वो, जब आप 5 के बजाय 7 यूनिट्स पर गए, तो आपका खर्चा कितने रुपए ज़्यादा था। सर, हमारा खर्चा 20 रुपये ज़्यादा था, 20 रुपये ज़्यादा था। ठीक है, अगर आप देखो कि खर्चा जो है वो 250 रुपये था 5 यूनिट्स का, और 270 रुपये है 7 यूनिट्स का, यानी कि खर्चे में इजाफा हुआ है 20 रुपये का, खर्चे में इजाफा हुआ है कितने का, 20 रुपये का। अच्छा, जब ये इजाफा 20 रुपये का हुआ है, तो ये फिक्स कॉस्ट की वजह से तो नहीं हुआ। फिक्स कॉस्ट तो पहले भी जितनी थी बाद में भी उतनी ही है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है, चेंज होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 50 से 70 पर गई है। यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20 रुपये से इंक्रीज हुई है, और दूसरे एंगल पर आपके 2 यूनिट्स इंक्रीज हुए, यूनिट्स में इजाफा 2 यूनिट्स है। लिहाजा अगर 20 रुपये से खर्चे इंक्रीज में है 2 यूनिट्स की वजह से, तो 1 यूनिट जो है ना वो 10 पर यूनिट का होगा, 1 यूनिट 10 रुपये का होगा। ये इस तरह से कि आपको पता है ना कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है, तो वो हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ये फॉर्मूला इफेक्टिवली हमने अप्लाई किया। हमने 2 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखी, 2 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 है, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 10 आ गई। देखिए, आप ये समझें कि भाई जब खर्चा इंक्रीज होता है, जब खर्चा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो वो 20 रुपये से हुआ है, और वो 20 रुपये से इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 2 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करे थे, 2 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करे थे। तो अगर खर्चा 20 रुपये से इंक्रीज हुआ है क्योंकि मैंने 2 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करे थे, अगर खर्चा 20 रुपये से इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमने 2 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करे थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट 10 रुपये का होता होगा। अगर 20 रुपये के 2 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट जो है वो 10 रुपये का होता होगा। ठीक है, तो आपने 20 को 2 से डिवाइड कर और 10 पर यूनिट का एक आंसर कैलकुलेट करना है, जो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू है। अच्छा सर, अब फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए भी ज़रा गौर से सुनिएगा। फिक्स कॉस्ट कुछ इस तरह से मालूम करेंगे, फिक्स कॉस्ट कुछ इस तरह से मालूम करेंगे कि हम 250 लेते हैं। जब हम 250 की बात करते हैं, जब हम 250 की बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि 250 में दो चीज़ें हैं, 250 में दो चीज़ें हैं। 250 में क्या दो चीज़ें हैं, 250 में एक तो फिक्स कॉस्ट है, कितनी है ये नहीं मालूम, लेकिन एक फिक्स कॉस्ट है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। जो आपका 250 बना था, तब आप 5 यूनिट्स बना रहे थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है
और उसमें 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है तो मैं 250 में से 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है तो मैं 250 में से 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ। अब 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 250 माइनस 5 इंटू 10। एक यूनिट की अगर 10 रुपए है तो 5 यूनिट्स की 50 होगी। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी ना, आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 200 आ जाएगी। आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 200 रुपये आ जाएगी। ठीक है जी। 250 में से आपने 5 इंटू 10 माइनस किया, 5 इंटू 10 50 बनता है। जब आपने 5 इंटू 10 माइनस किया, जब आपने 5 इंटू 10 माइनस किया यानी कि 50 माइनस किया, तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। यही काम आप 270 पर भी कर सकते थे। यही काम आप 270 पर भी कर सकते थे। 270 में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता 7 यूनिट्स की, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाती। अब 270 माइनस 7 इंटू 10, तो मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाती। और अगर मैं फिक्स कॉस्ट देखता हूँ इस तरह से तो भी 200 रुपये आता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। जल्दी से बताओ किस किस को समझ आया और किस किस को समझ नहीं आया। ये हाइलो मेथड की बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल थी। इसको आप दोबारा से भी देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी अगर पहली बारी में नहीं आई है। लेकिन ज़रा आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो, इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। आपको मैंने पहले सेमी वेरिएबल कॉस्ट की पूरी वर्किंग कर कर और बताया कि भाई 5 यूनिट्स हो तो कितना खर्चा होगा, 7 यूनिट्स हो तो कितना खर्चा होगा, और फिर उसको सॉल्व भी करा। उसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने टेक्निक बताई कि सबसे पहले आप जो है वो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करो, और उसके बाद फिर आप जो है अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ लो, और फिर आप फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल वाले हिस्से को माइनस कर दो। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर 2 हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा जनाब? अगेन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। अगेन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये होती है कि जिसमें एक हिस्सा फिक्स्ड हो और दूसरा हिस्सा वेरिएबल हो। अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल आ रही है उसमें फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट फॉर लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है। फिक्स कॉस्ट फॉर लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स 100। यानी कि अगर 10 या 10 से कम यूनिट्स होंगे, अगर 10 या 10 से कम यूनिट्स होंगे तो जो फिक्स कॉस्ट होगी ना वो 100 होगी। अगर 10 या 10 से कम यूनिट्स होंगे तो जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 100 होगी। और फिर हमने दूसरी चीज़ जो लिखनी है ना वो है कि भाई फिक्स कॉस्ट फॉर मोर देन 10 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट फॉर मोर देन 10 यूनिट्स, अगर 10 से ज़्यादा यूनिट्स होंगे तो मेरी फिक्स कॉस्ट 150 होगी। ठीक है। देखिए आप क्या लिखा हुआ है मैंने, फिक्स कॉस्ट फॉर लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स 100, फिक्स कॉस्ट फॉर मोर देन 10 यूनिट्स 150। अगर कंपनी 10 यूनिट्स या 10 यूनिट से कम यूनिट्स बनाएगी तो फिक्स कॉस्ट 100 होगी, और अगर कंपनी 10 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बनाएगी तो फिक्स कॉस्ट 150 होगी। एक तरह से ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। या आप ये कह सकते हो कि भाई कैपेसिटी इनहेंस करनी होगी, नई बिल्डिंग किराए पे लेनी होगी, या कुछ भी करना होगा, बस बस सवाल में ये लिखा हुआ है कि भाई आपकी फिक्स कॉस्ट वो 150 हो जाएगी अगर आप 10 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स पे जाओगे। साथ में आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आपके पास लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट। अच्छा, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखी हुई है वो है आपके पास 10 पर यूनिट। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 10 पर यूनिट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से यूनिट्स लिखता हूँ, दोबारा से यूनिट्स लिखता हूँ। यूनिट्स में मैं लिख देता हूँ 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 13 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। ठीक है जी। अब मुझे 4 यूनिट्स की 4 यूनिट्स की 4 यूनिट्स की कॉस्ट बताओ। अगर मैं 4 यूनिट्स की कॉस्ट लिखूंगा ना, अगर मैं 4 यूनिट्स की कॉस्ट लिखूंगा तो 4 यूनिट 10 से कम होते हैं तो फिक्स कॉस्ट होगी 100 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट होगी 4 × 10 यानी कि 40 रुपये। यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 140। ठीक है जी। अच्छा, अगर 6 यूनिट्स की बात करें, 6 यूनिट्स की बात करें तो 100 रुपये की फिक्स कॉस्ट होगी, और 6 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से 60 रुपीज़ हो जाएंगे वेरिएबल, और टोटल खर्चा हो जाएगा 160। अच्छा, अगर मैं 13 यूनिट्स की बात करूंगा, अगर मैं 13 यूनिट्स की बात करूंगा तो 150 की हो जाएगी फिक्स कॉस्ट, और 13 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से 130 रुपये हो जाएंगे वेरिएबल, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 280। अच्छा, अगर मैं 15 यूनिट्स की बात करूंगा तो 150 की हो जाएगी फिक्स कॉस्ट, और 15 यूनिट्स के 10 रुपये के हिसाब से 150 हो जाएंगे वेरिएबल, यानी कि टोटल खर्चा हो जाएगा 300 रुपये। ऐसा है? कोई किसी को मसला है तो मुझे बता दो। 10 यूनिट से कम पर फिक्स कॉस्ट 100 रुपये ली गई है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो 4 × 10 और 6 × 10 ली गई है। लेकिन जैसे ही 10 यूनिट्स क्रॉस में है तो फिक्स कॉस्ट 150 वर्किंग में ले गई है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 13 × 10 या 15 × 10 के हिसाब से ली गई है। क्या इसमें किसी को कोई मसला है? अगर है तो बता दो। ठीक है जी। तो ये आपने एक वर्किंग कर ली। अच्छा, अब मुझे जो चीज एनालाइज करनी है ना वो ये है कि देखो, खर्चा 140 से 160 पर गया, खर्चा 140 से 160 पर गया। खर्चा जब 140 से 160 पर गया, खर्चा जब 140 से 160 पर गया, यानी कि कितने से इंक्रीज हुआ? कितने से इंक्रीज हुआ? 20 रुपए से। खर्चा 20 रुपए से इंक्रीज हुआ। अगर आप देखते हो कि 4 और 6 यूनिट्स के बीच में खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ? 20 रुपए से इंक्रीज हुआ। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि ये 20 रुपए से खर्चा क्यों इंक्रीज हुआ है? मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जो खर्चा है वो 20 रुपए से इंक्रीज हुआ है माना, लेकिन ये जो खर्चा 20 रुपए से इंक्रीज हुआ है इसको मैं ए कह देता हूँ। ये जो 20 रुपए से इंक्रीज हुआ है खर्चा, इसकी क्या रीजन है, क्या वजह है? क्या इंक्रीज होने की वजह ये है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस खर्चे के इंक्रीज होने की एक रीजन है, इस खर्चे के इंक्रीज होने की एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जनाब जब आपने 2 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करे, 2 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करे, अगर आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो और अगर इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल करे, उसकी वजह से 20 रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज हुई है। फिक्स कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पर भी 100 थी, यहाँ पर भी 100 है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 40 थी और अब यहाँ पर 60 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 20 रुपए से खर्चा इंक्रीज हुआ है, उस 20 रुपए से खर्चे इंक्रीज होने की जो रीजन है, जो वजह है, वो 2 यूनिट्स का ज्यादा प्रोड्यूस होना। वो क्या है? वो 2 यूनिट्स का ज्यादा प्रोड्यूस होना। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई अगर खर्चा 20 रुपए से इंक्रीज हुआ है क्योंकि 2 यूनिट ज्यादा बनाए हैं, अगर खर्चा 20 रुपए से इंक्रीज हुआ है क्योंकि 2 यूनिट ज्यादा बनाए हैं, लिहाजा 1 यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी ना वो 10 पर यूनिट होगी। 1 यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 10 पर यूनिट होगी। ठीक है। खर्चा 20 रुपए से इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि 2 यूनिट्स ज्यादा बनाए। तो अगर खर्चा 20 रुपए से इंक्रीज हुआ है क्योंकि 2 यूनिट्स ज्यादा बनाए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्योरली फिक्स कॉस्ट, प्योरली वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज है। यहाँ पर आप जो है वो चेंज इन कॉस्ट यानी कि 20 रुपए डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स यानी कि 2 यूनिट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है वो आ जाएगा, और नीचे यूनिट्स का चेंज है वो आ जाएगा, और ये आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू दे देगा।
लेकिन अगर हम 160 से 280 पर जाते हैं, अगर हम 160 से 280 पर जाते हैं, तो अगर हम 160 से 280 पर जा रहे हैं, अगर हम 160 से 280 पर जा रहे हैं तो खर्चे में कितना इजाफा है सर? 120 का इजाफा है खर्चे में, 120 का इजाफा है। अगर हम बी की बात करते हैं, अगर हम बी की बात करते हैं तो खर्चा 120 रुपए से इंक्रीज हुआ है। खर्चा 120 रुपए से इंक्रीज हुआ। अब मुझे बताओ कि क्या 120 रुपए से जो खर्चा इंक्रीज हुआ है उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि मैंने 6 के बजाय 13 यूनिट्स बनाए? नहीं, इधर दो रीजंस हैं। इस बात को समझना, ये जो 120 रुपए से खर्चा इंक्रीज हुआ है इसकी दो रीजंस हैं, दो वजूहत हैं, दो बुनियाद पर, दो रीजंस की वजह से ये इंक्रीज हुआ। सर वो दो रीजंस क्या है? देखिए, एक रीजन क्या है, एक रीजन ये है कि भाई आपकी जो फिक्स कॉस्ट पहले 100 होती थी, अब वो फिक्स कॉस्ट 150 हो गई है। यानी कि 50 रुपए का जो इंक्रीज है ना वो तो फिक्स कॉस्ट में है, नजर भी आ रहा है। पहले फिक्स कॉस्ट 100 थी, अब फिक्स कॉस्ट कितनी है? अब फिक्स कॉस्ट 150 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 120 रुपए का जो खर्चा इंक्रीज हुआ उसकी पहली रीजन ये है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई है, वो 100 से 150 पर चली गई है। दूसरी रीजन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पहले 6 × 10 60 थी, अब 13 × 10 130 है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 70 से इंक्रीज हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 70 से इंक्रीज हुई है। ठीक है। अच्छा, यूनिट्स कितने से इंक्रीज हुए हैं? 6 से अगर 13 पर यूनिट्स जा रहे हैं, 6 से 13 पर जा रहे हैं तो यूनिट्स जो है ना वो 7 से इंक्रीज हुए। अब आप जब चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स वाला तरीका अप्लाई करोगे तो आप इधर 120 डिवाइडेड बाय 7 नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ढूंढने के लिए 120 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि ये जो 120 से खर्चा इंक्रीज हुआ है ये प्योरली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं है। हाँ, अगर आपको ये पता हो ना सवाल में कि 120 से जो खर्चा इंक्रीज हुआ है उसमें से 50 का वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज है और बाकी 70 का वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज है, तो 70 डिवाइडेड बाई 7 से 70 डिवाइडेड बाई 7 से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? यानी कि जब आप चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स वाला तरीका अप्लाई करोगे, जब आप चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स वाला तरीका अप्लाई करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ढूंढने के लिए, तो आप 120 डिवाइडेड बाई 7 नहीं कर सकते हो। 120 डिवाइडेड बाई 7 इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि 120 का जो इंक्रीज है वो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि 120 का जो इंक्रीज है उसमें से 50 का तो फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज है और 70 का इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट का है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 120 डिवाइडेड बाई 7 नहीं कर सकते हो, आपको 70 डिवाइडेड बाई 7 करना होगा। यानी कि जो आप जब यूनिट से डिवाइड करते हो तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज मेंशन करते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, सी, काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिविटी शो करें। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर वापस से खर्चा कितने से इंक्रीज हो रहा है? अगर हम 280 से 300 पर जाते हैं तो खर्चा 20 से इंक्रीज हो रहा, खर्चा 20 से इंक्रीज हो रहा। अब ये जो 20 से इंक्रीज हुआ है खर्चा, इसकी क्या रीजन है? सर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। क्या रीजन है भाई? 280 से खर्चा जो है वो 300 पर क्यों गया है, या 20 रुपए से क्यों इंक्रीज हुआ है? एक रीजन है, और वो एक रीजन क्या है? वो एक रीजन ये है, 20 रुपए से जो खर्चा इंक्रीज हुआ है उसकी एक रीजन ये है कि भाई आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना सिर्फ उसमें इंक्रीज आया। देखो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पर 280 में भी 150 है और 300 में भी 150 है। फिक्स कॉस्ट 280 में भी 150 है और 300 में भी 150 है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पहले 130 थी, अब 150 है। यानी कि यहाँ पर जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ दो यूनिट्स का इंक्रीज होना है और प्योरली वेरिएबल कॉस्ट की बेसिस पर ये 20 रुपए इंक्रीज हुए हैं। जो 20 रुपए का आपका इंक्रीज है वो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट की बेसिस पर है, तो आप चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर आ सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर आ सकते हो। ठीक है। सवाल में ये बिल्कुल क्लियरली जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है इसी तरह से मेंशन होगा, स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे कि भाई 10 यूनिट जो है तब तक की फिक्स कॉस्ट क्या होगी, उसके बाद की फिक्स कॉस्ट क्या होगी, ये स्टेटमेंट्स मेंशन होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं कि इसका सवाल किस तरह का आ सकता है।
अब हम देख लेते हैं कि इसका सवाल किस तरह का आ सकता है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। यहाँ तो हमने देखो कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, कॉन्सेप्चुअली समझ लिया कि भाई आपके पास जो है ना, कॉन्सेप्चुअली हमने समझ लिया कि आपके पास जब आप चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करते हो तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ऊपर जो चेंज इन कॉस्ट हो वो वेरिएबल कॉस्ट का चेंज हो। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें अब देखते हैं कि भाई इस तरह का सवाल किस तरह का आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सवाल किस तरह का आएगा। सवाल आपको बोल देगा कि भाई जो फिक्स कॉस्ट होगी ना, अगर कंपनी 10 या 10 से कम यूनिट्स बनाती है, अगर कंपनी 10 या 10 से कम यूनिट्स बनाती है, अगर कंपनी 10 या 10 से कम यूनिट्स बनाती है तो फिक्स कॉस्ट होगी 100। फिर सवाल ये लिख देगा कि भाई अगर कंपनी जो है वो 10 से ज़्यादा यूनिट्स बनाती है, अगर कंपनी 10 से ज़्यादा यूनिट्स बनाती है, अगर कंपनी 10 से ज़्यादा यूनिट्स बनाती है तो कंपनी की फिक्स कॉस्ट होगी 150। फिर सवाल ये लिख देगा कि कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 10 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है कंपनी की वो 10 पर यूनिट है। क्या लिख देगा सवाल, सवाल बोल देगा कि 10 या 10 से कम यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट 100 रुपये है, 10 से ज़्यादा यूनिट्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो 150 रुपये है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ है। फिर लेट से सवाल में कुछ और डिटेल्स दी हुई है। मिसाल के तौर पर सवाल ने ये बोला हुआ है कि भाई जब 4 यूनिट्स थे ना, जब 4 यूनिट्स थे तो जो खर्चा था, मैंने पिछली एग्जाम्पल करी है ना उसी से सवाल बना रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल करी है उसी से सवाल बना रहा हूँ। लेट से सवाल में लिखा हुआ है कि भाई जब 4 यूनिट्स थे ना तो खर्चा 140 था, जब 4 यूनिट्स थे तो खर्चा 140 था, 4 यूनिट्स पर खर्चा 140 था। फिर सवाल लिख दे कि भाई 6 यूनिट्स पर खर्चा 160 था, 6 यूनिट्स पर खर्चा 160 था, 6 यूनिट्स पर खर्चा 160 था। फिर सवाल ये लिख दे कि 13 यूनिट्स का खर्चा 280 था। सवाल ये लिख दे कि 13 यूनिट्स का खर्चा 280 रुपये था। सवाल ये लिख दे कि 13 यूनिट्स का खर्चा 280 रुपये था। ठीक है। अच्छा, एक काम ये करते हैं, हाँ जो सॉरी ऊपर इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है ना वो इंफॉर्मेशन मैं हटा देता हूँ। चलें सवाल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैं यूँ लिख देता हूँ कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें नहीं पता, और सवाल में फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी हुई। चलो इसको इसको एक नए तरीके से लिखते हैं। लेट्स से सवाल यूं बोल दे, सवाल सिर्फ और सिर्फ यूं बोल दे, फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट विल फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज by fixed cost will increase by 50 if more than if more than 10 units are produced। समझ रहे हो। सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल दे कि फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50 if more than 10 units are produced। Fixed cost will increase by 50 if more than 10 units are produced। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, सवाल में फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ एक बात लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक बात लिखी हुई है कि फिक्स कॉस्ट 50 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी अगर आप 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बनाते हो, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो भी नहीं दी हुई है। ठीक है। सवाल मैंने और मजेदार कर दिया, सवाल से मैंने इंफॉर्मेशन ही हटा दी। मैंने बोला कि भाई सवाल जो है ना उसमें आपको फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी हुई। ठीक है, सवाल जो है उसमें आपको फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी हुई है, बस ये लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट 50 से इंक्रीज हो जाएगी अगर आप 10 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो बस। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं दी हुई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं दी हुई, दोनों चीजें नहीं दी हुई। अब लेट से सवाल आपसे ये पूछता है कि भाई 15 यूनिट जो है ना, 15 यूनिट्स पर कंपनी का टोटल खर्चा कितना होगा, 15 यूनिट्स पर टोटल खर्चा कितना होगा। अच्छा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बनाया एग्जाम्पल नंबर 2 से बनाया है, तो मुझे पता है इसका जवाब 300 होना चाहिए, लेकिन हमें ये जवाब कैसे निकालना होगा, हमें तो ये सीखना है। अब दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना। दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन मेथड नंबर वन जो है ना वो हम जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला मेथड यूज करते हैं। गौर से देखना, थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है बेटा। मेथड नंबर वन साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला मेथड यूज करते हैं। अच्छा, आप लोगों के ये जो अगर वाले सवाल होते हैं ना ये वक्त के साथ खुद ही आ जाएंगे, जब पूरा लेक्चर खत्म हो तो देखना सारे केसेस में करवा चुका हूँ। मेथड नंबर वन साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला मेथड है।
सर इस मेथड में क्या करेंगे? सर इस मेथड में हम एज्यूम करते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो x है, फिक्स कॉस्ट x है। इफ लेस देन if less than or is equals to 10 units are produced। ठीक है। मेथड नंबर 1 साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला मेथड है। इस मेथड में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट x है अगर मैं 10 यूनिट्स या उससे कम यूनिट्स बनाता हूं। अच्छा, अगर मैंने एज्यूम किया कि फिक्स कॉस्ट x है जब मैं 10 या 10 से कम यूनिट्स बनाता हूँ, तो मुझे बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी अगर मैं 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स बनाता हूँ। बताओ 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स बनाने पर 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स बनाने पर क्या फिक्स कॉस्ट होगी मेरी? बताओ बताओ भाई। अगर मैं ये कह रहा हूँ 10 या 10 से कम यूनिट्स बनाने पर फिक्स कॉस्ट x है, तो 10 से ज्यादा यूनिट्स बनाने पर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? एलजेब्रा की टर्म्स में बताओ जल्दी से। अगर सवाल में ये लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50 इफ मोर देन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 10 से ज्यादा यूनिट्स बनाता हूं तो फिक्स कॉस्ट में 50 रुपए का इजाफा होता है, 50 रुपए का इंक्रीज होता है। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है वो 50 से इंक्रीज हो जाएगी। इफ मोर देन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर आप 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो जितनी है वो 50 से इंक्रीज होगी, यानी कि x+50 हो जाएगी। बेटा जितनी है उसमें 50 बढ़ा दो। ये फिक्स कॉस्ट कब अप्लाई होगी? इफ मोर देन इफ मोर देन 10 यूनिट्स इफ मोर देन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो y है। हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो y है। ठीक है। हमने नॉर्मल फिक्स कॉस्ट एज्यूम करी x, फिर हमने ये एज्यूम कर लिया कि जब मैं 10 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बनाता हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट x+50 है। उसकी रीज़न ये है कि सवाल में क्लियरली ये मेंशन था कि जैसे ये आप 10 यूनिट्स को क्रॉस करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट जितनी भी अभी है वो 50 से इंक्रीज हो जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो y है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो y है। अब हम इक्वेशंस बना सकते हैं। सबसे पहले 140 की बात करो। ये जो आपको 140 दिया हुआ है, ये जो 140 दिया हुआ है, इस 140 में क्या क्या होगा? सर इस 140 में एक तो होगी फिक्स कॉस्ट और दूसरी चीज क्या होगी? 4 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। कोई बच्चा मुझे ये इक्वेशन बता सकता है कि 140 किसके बराबर होगा? कोई बच्चा मुझे ये इक्वेशन बता सकता है कि 140 किसके बराबर होगा? 140 में एक फिक्स कॉस्ट है और 140 में 4 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। कोई भी आप में से मुझे ये बता सकता है कि 140 रुपए में क्या होगा? देखिए 140 रुपए जो है वो मेरी टोटल कॉस्ट है। इसमें एक तो होगी फिक्स कॉस्ट। 10 यूनिट से कम की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 यूनिट्स, क्योंकि 10 यूनिट से कम है तो फिक्स कॉस्ट आपने जो पे की होगी वो होगी x। और 140 में 4 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है तो वो हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है। और y एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है तो 4 यूनिट्स की 4y हो गई। इसी तरह से आप एक और इक्वेशन भी बना सकते हो जो कि है 160 का। 160 जो है इसमें अगेन क्या होगा? 160 जो है वो अगेन टोटल कॉस्ट है। 160 में कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। 160 में एक फिक्स कॉस्ट शामिल है x, और वेरिएबल कॉस्ट जो शामिल है वो 6 इंटू वाई शामिल है, क्योंकि y वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। अगर मैं बात करता हूँ 13 यूनिट्स की, अगर मैं बात करता हूँ 13 यूनिट्स की तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 280 है। अगर मैं 13 यूनिट्स की बात करता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट 280 है। इसमें भी सर फिक्स कॉस्ट होगी। अब मैं फिक्स कॉस्ट कितनी लिखूंगा? सर क्योंकि 13 यूनिट्स 10 यूनिट से ज्यादा होते हैं, क्योंकि 13 यूनिट्स 10 यूनिट से ज्यादा होते हैं, लिहाजा आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी x+50। आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी x+50, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 13 इंटू वाई। अब आपके पास
तीन इक्वेशंस बने हुए हैं, आप इन तीन में से कोई भी दो इक्वेशंस पिक करो, आप इन तीन में से कोई भी दो इक्वेशंस पिक करो और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, आप तीन में से कोई भी दो इक्वेशंस पिक करो और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। लेट से अगर हम पहले इक्वेशन की बात करते हैं तो जो लिखा हुआ है 140 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4y, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 4y। ठीक है जी, 4y जो राइट साइड पर है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 4y। जब हमें x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 4y मिल गया, जब हमें x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 4y मिल गया, तो हम इस वैल्यू को x की दूसरे इक्वेशन में पुट इन कर लेते हैं। जब हम इसको दूसरे इक्वेशन में पुट इन करते हैं तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 160 प्लस, अच्छा x की जगह क्या आएगा भाई, x की जगह जो है सॉरी 160 इज इक्वल्स टू 160 इज इक्वल्स टू x की जगह हम लिख देंगे 140, x की जगह हम लिख देंगे 140 माइनस 4y, x की जगह हमने लिख दिया 140 माइनस 4y प्लस 6y। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 140 लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये 20 रह जाएगा, और 6y माइनस 4y जो है वो 2y रह जाएगा। तो जो आपका y होगा, जो आपका y होगा वो 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 हो जाएगा। जो आपका y होगा वो 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 हो जाएगा। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई, जब आपके पास y की वैल्यू आ गई, फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में, यानी कि x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 4 इंटू 10, x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 4 इंटू 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 4 इंटू 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। x जो है वो 100 के बराबर आ जाएगा। ये आपकी वो वाली फिक्स कॉस्ट हो गई जो अप्लाई होगी लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स पर, क्योंकि ये x की वैल्यू आई है। x इज इक्वल्स टू 100 वो फिक्स कॉस्ट है जब आप 10 या 10 से कम यूनिट्स बना रहे होगे। अच्छा, और आपको क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ था कि आपकी फिक्स कॉस्ट 50 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी जब आप 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, तो वो फिक्स कॉस्ट जो 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स पर अप्लाई होगी, 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स पर अप्लाई होगी, वो 150 होगी। अब आपने 15 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट मालूम करनी थी। 15 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए 15 यूनिट्स क्योंकि 10 से ज़्यादा है तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 150। 15 यूनिट्स क्योंकि 10 से ज़्यादा है तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 150, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो होगी 15 इंटू 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 300। बच्चों ये बात समझ में आ गई या नहीं? हमने इधर जो मेथड मेथड नंबर 1 यूज किया वो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड है। हमने जो हमारी वैल्यूज थी उनको इक्वेशंस में रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर कर उनको सॉल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली। जब एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 15 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट वो भी मालूम कर ली। इस केस में हमने इक्वेशंस की मदद ली है, इस केस में हमने मैथ्स की मदद ली है। ये एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। क्या ये समझ में आ गया? प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दें। ठीक है जी, काइंडली जल्दी से इसको कंफर्म कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैसेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा यार, नोट करने का नोट बाद में कर लेना। यार उमामा आप ऑनलाइन हो ना, एक काम करो, उसकी पिक्चर लो, जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पर भेजो, और फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसकी भी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दो। किसी को स्निपिंग टूल इस्तेमाल करना आता है, साफ सुथरी पिक्चर भेज सकता है, लैपटॉप से क्लास ले रहा है तो वो ये काम कर ले जल्दी से, और उसके बाद फिर जो है वो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, दूसरी पिक्चर भी ले ले। जल्दी 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 जल्दी। नहीं बेटा, अब आपने मैन्युअली पूरा सॉल्व करना होगा। मैन्युअली इसलिए सॉल्व करना होगा, आपका पेपर रिटर्न होगा। चलो जी, इसकी पिक्चर लेके भी ग्रुप पर भेजो, कॉपी बाद में कर लेना यार, कॉपी बाद में कर लेना, पिक्चर लेके ग्रुप पे भेज दो।
चलो जी, भेजी पिक्चर, जल्दी से कंफर्म करो यार। चलें जी, आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अब देखो इसका मेथड नंबर 2 क्या होगा, जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। देखो भाई, यहाँ पर आपके पास मेथड नंबर 2 अगर हम करेंगे ना, तो मुझे बताओ कि 4 से 6 यूनिट्स पर कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई। 4 से 6 यूनिट्स पर कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई। 4 से 6 यूनिट्स पर कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई सर, 20 रुपए से इंक्रीज हुई। बेटा पार्टिसिपेट करो। यूनिट्स कितने से इंक्रीज हुए, यूनिट्स 2 से इंक्रीज हुए। कॉस्ट के इंक्रीज होने की रीजन क्या है, कॉस्ट के इंक्रीज होने की रीजन क्या है, कॉस्ट के इंक्रीज होने की रीजन सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का इंक्रीज होना है। कॉस्ट के इंक्रीज होने की सिर्फ और सिर्फ रीजन, कॉस्ट के इंक्रीज होने की सिर्फ और सिर्फ रीजन यूनिट्स का इंक्रीज होना है। और अगर सिर्फ एक ही रीजन है तो बड़े आराम से मेथड नंबर 2 में, बड़े आराम से मेथड नंबर 2 में आप चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ सकते हो। ये याद रहे कि यहाँ जो 6 से 13 का चेंज है ना, जो यहाँ 120 से कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इसकी रीजन दो थी। एक तो यूनिट्स का इंक्रीज होना और दूसरा फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज होना। तो जब आप हाई लो मेथड लगाओगे, यानी कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसके लिए ये जरूरी है कि जितनी भी कॉस्ट जितने से भी चेंज हुई है, जितना भी आपका चेंज इन कॉस्ट है, जितना भी आपका चेंज इन कॉस्ट है, नीचे चेंज इन यूनिट्स उसी से रिफ्लेक्ट हो रहा हो। यानी कि ऐसा ना हो कि ऊपर चेंज इन कॉस्ट जो है वो मुख्तलिफ वजूहत की बुनियाद पर हो। मिसाल के तौर पर भाई 20 रुपए चेंज हुए क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुई थी, फिक्स कॉस्ट भी चेंज हुई, ऐसा नहीं। ऊपर जो आपके पास फिक्स चेंज इन कॉस्ट है 20 रुपए का, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, तो आप 20 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो। अब जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो आप फिक्स कॉस्ट भी मालूम कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है। तो दूसरा मेथड आसान है मेरे ख्याल में, दूसरा मेथड सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाएगा। दूसरे मेथड में आपने चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन यूनिट से डिवाइड करना है। बस ख्याल इस बात का रखना है, जब आप चेंज इन कॉस्ट लो तो आप 140 और 160, 140 और 160 के बीच का चेंज लो। क्योंकि 140 और 160 के बीच का अगर चेंज लोगे तो वो 20 का जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स की वजह से है। तो आप चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन यूनिट से डिवाइड कर कर 10 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर सकते हो। जब आपकी 10 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, अब आपसे कोई पूछे कि भाई वो वाली फिक्स कॉस्ट बताओ जो 10 यूनिट से कम यूनिट्स पर अप्लाई होगी, वो वाली फिक्स कॉस्ट बताओ जो 10 यूनिट से कम यूनिट्स पर अप्लाई होगी। तो आप क्या बोलोगे भाई, 140 में से आप माइनस कर दो 4 × 10, तो 100 आ जाएगा, है ना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि वो वाली फिक्स कॉस्ट बताओ बताओ जो 10 यूनिट से ज्यादा पर, जो 10 यूनिट से ज्यादा पर अप्लाई होगी, तो आप बोलोगे कि भाई 280 में से 13 × 10 माइनस कर दो, 280 में से 13 × 10 माइनस करोगे तो 150 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है, दिमाग में जा रही है, कोई मसला है जल्दी से क्लियर कर लो। ये पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, आपने कॉपी करने की जहमत नहीं करनी है। समझने के लिए सारा टाइम आपने लगाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझने के लिए अपना पूरा टाइम लगाना है प्यारे बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सही है। मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ, एक और एग्जाम्पल पर आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जो हम पास पेपर्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ करते रहेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जो हम पास पेपर्स की प्रैक्टिस के साथ साथ करते रहेंगे। चलिए, एक और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, एक और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सवाल बोलता है कि भाई फिक्स कॉस्ट लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, 10 या 10 से कम यूनिट्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 है। और फिक्स कॉस्ट जो कि ग्रेटर देन 10 यूनिट्स, 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स पर अप्लाई होती है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाई 10%, फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाई 10% इफ मोर देन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, 15 मिनट का तीसरा नहीं। ठीक है।
मेथड 2 में भी आप 1500 बेटा आप कैलकुलेट कर लोगे है ना। अब आपके पास जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी तो कैलकुलेट करना मुश्किल थोड़ी है 15 यूनिट्स की कॉस्ट को। चलो आ जाओ अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं। अच्छा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखिए 10 पर यूनिट, या 10 नहीं, अच्छा इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 20% कर देते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर सब फोकस करना भाई, यहाँ पर सब फोकस करना, और इसको 15 पर यूनिट कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लेकर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भाई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है, फिक्स कॉस्ट है वो 100 रुपये होगी। फिक्स कॉस्ट है वो 100 रुपये होगी। फिक्स कॉस्ट है वो 100 रुपये होगी। कब 100 रुपये होगी? जब 10 या 10 से कम यूनिट्स बनाओगे। जब 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो फिक्स कॉस्ट 20% से इंक्रीज हो जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 15 है। जनाब अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस से यूनिट्स लिखते हैं। अब हम वापस से यूनिट्स लिखते हैं, और हम साथ में जो है ना यूनिट्स के साथ साथ कॉस्ट लिखते हैं। यूनिट्स के साथ साथ कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स लिख लेते हैं, 6 यूनिट्स लिख लेते हैं, और 12 यूनिट्स लिख लेते हैं। 4 यूनिट्स लिख लेते हैं, 6 यूनिट्स लिख लेते हैं, और 12 यूनिट्स लिख लेते हैं। अब मुझे ये बताओ 4 यूनिट्स पर खर्चा कितना होगा? सर 4 यूनिट्स की अगर आप बात करते हो तो 4 यूनिट्स पर 100 रुपए की होगी फिक्स कॉस्ट। 4 यूनिट्स पर 100 रुपए की होगी फिक्स कॉस्ट। 4 यूनिट्स पर 100 रुपए की फिक्स कॉस्ट होगी, और 4 × 15 यानी कि 60 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 100 + 4 × 15, 4 × 15 इज 60, 60 एंड 100 इज 160। उसके बाद आपके पास फिर अगला क्या होगा? अगला क्या होगा भाई? 6 यूनिट्स पर क्या होगा? 6 यूनिट्स पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 100 रुपये होगी, और 6 यूनिट्स के 15 रुपए के हिसाब से, 6 यूनिट्स के 15 रुपए के हिसाब से 90 रुपए जो है वो आपके वेरिएबल होंगे। तो 6 × 15 90, 90 + 100 190 आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 12 यूनिट्स पर क्या होगा? 12 यूनिट्स पर क्या होगा भाई? 12 यूनिट्स पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 120 रुपये हो जाएगी। 12 यूनिट्स पर आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो 120 रुपये हो जाएगी। इसके लिए क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि आपकी 12 यूनिट्स पर जो फिक्स कॉस्ट है वो 20% ज्यादा होगी। और फिर आगे क्या होगा? 12 × 15, 12 × 15, तो भाई 120 + 12 × 15 अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 300 रुपये। ठीक है जी। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है? सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा इससे इसका सवाल बनाते हैं। जिस तरह से हर बार हम करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह से हम इससे इसका सवाल बना देते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका सवाल बनाएं, अगर हम इसका सवाल बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, तो हम कह देते हैं कि भाई सवाल में जो बात लिखी हुई है ना, सवाल में सिर्फ ये लिखा हुआ है विल फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज by fixed cost will increase by 20% if fixed cost will increase by 20% if more than 10 units are produced. Fixed cost will increase by 20% if more than 10 units are produced. ठीक है जी। और आपके पास क्या है भाई? आपके पास जो है वो कुछ डेटा यूं दिया हुआ है, यूनिट्स लिखे हुए हैं 4, 4 यूनिट्स की कॉस्ट लिखी हुई है, 4 यूनिट्स की कॉस्ट लिखी हुई है 160। ठीक है, और आपके पास 12 यूनिट्स लिखे हुए हैं, और 12 यूनिट्स की कॉस्ट लिखी हुई है 300, और आपसे वो पूछ रहा है कि 15 यूनिट्स की कॉस्ट बताओ। ठीक है, आपके पास 4 यूनिट्स की कॉस्ट है 160, 12 यूनिट्स की कॉस्ट है 300, और आपसे वो ये पूछ रहा है कि मुझे 15 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी ये बता दो। अब प्यारे बच्चों ये चीज याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट 20% से इंक्रीज हो जाती है जैसे ही आप 10 से ज्यादा यूनिट्स बनाते हो। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी? आंसर लिखते हैं यहाँ पर, गौर से देखिएगा, फॉलो करिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, गौर से देखिएगा, फॉलो करिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। फिक्स कॉस्ट लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स लिख देता हूँ एक्स। तो मुझे ये बताओ कि फिक्स कॉस्ट फॉर ग्रेटर देन 10 यूनिट्स, 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट क्या होगी? शाबाश, जल्दी से बताओ। अगर लेस देन 10 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट एक्स लिखता हूं तो ग्रेटर देन 10 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट कितनी होगी?
जी 1.2x, एक्सेलेंट, 1.2x होगी। अगर किसी चीज को 20% से इंक्रीज करना है तो उस चीज में उसी चीज का 20% ऐड किया जाता है। अगर किसी चीज को 20% से इंक्रीज करना है तो उसी चीज में उसी का 20% ऐड किया जाता है। तो अगर 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स होंगे तो 1.2x आंसर होगा। और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हम y एज्यूम कर लेते हैं। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो हम y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अब आप इक्वेशन बना सकते हो। 160 160 इज इक्वल्स टू 160 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 160 में सर टोटल कॉस्ट है ये, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है। क्योंकि 160 4 यूनिट्स की कॉस्ट है और 4 यूनिट 10 यूनिट से कम होते हैं, तो 160 इज इक्वल्स टू 160 इज इक्वल्स टू एक्स। 160 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या है सर? वो वाली फिक्स कॉस्ट जो 10 यूनिट से कम पर अप्लाई होगी। और इसमें ऐड कर दें सर आप 4 × y। इसमें आप ऐड कर दें 4 × y। और उसके बाद फिर 12 यूनिट्स पर अगर हम आते हैं तो ये जो 300 रुपए की कॉस्ट है, ये 300 रुपए की कॉस्ट क्या होगी? ये जो 300 रुपए की कॉस्ट होगी इसमें एक फिक्स्ड हिस्सा है, इसमें एक फिक्स कॉस्ट है जो कि है 1.2x। एक फिक्स्ड हिस्सा है जो कि है 1.2x। और इसमें 12 × y वेरिएबल हिस्सा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब आप दोबारा से सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहली इक्वेशन जो है x जो है उसको हम लिख सकते हैं 160 माइनस 4y। और इसको हम दूसरी इक्वेशन में जब डालेंगे तो ये बन जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 1.2। और x की जगह हमने लिख दिया 160 माइनस 4y। और आगे आ गया भाई 12y। ठीक है जी। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है वो 300 एक जगह पर है और 160 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 192 बन जाता है। ठीक है जी। जरा इसको सही से लिख लूँ। 300 इज इक्वल्स टू 192। अच्छा 1.2 इंटू 4 जो है वो माइनस का 4.8 बन जाता है, माइनस का 4.8y प्लस 12y। ठीक है जी। अच्छा अब 300 में से 192 को अगर हम माइनस करते हैं तो 108 आता है। 108 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4.8 यानी कि 7.2y। 7.2y। तो जी y कितना आता है भाई? y आपका आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 7.2 यानी कि y आपका आ जाएगा 15। y आपका आ जाएगा 15। सर जब y 15 आ जाएगा तो फिर x कैसे ढूंढेंगे? जब y 15 आ जाएगा तो x कैसे ढूंढेंगे? जब y 15 आ जाएगा तो x ढूंढने के लिए क्या करेंगे? y 15 आ जाएगा तो x ढूंढने के लिए x इज इक्वल्स टू 160 माइनस 4 × 15। और 160 माइनस 4 × 15 ये आपका आता है 100। ये आपका आता है 100 रुपये। समझ गए हो बात को? कोई मसला है बताओ, डिस्कस करो। ठीक है जी। अब आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि भाई जो मेरी फिक्स कॉस्ट होगी जो अप्लाई होगी लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स पर, यानी कि 10 या 10 से कम यूनिट्स पर, वो होगी 100 रुपये। और आपको ये भी पता चल गया कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी जो अप्लाई होगी 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट्स पर, 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट्स पर, वो 100 प्लस 100 का 20% यानी कि वो होगी 120 रुपये। और आपको ये भी पता चल गया कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 15। जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है, जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है तो आप 15 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ढूंढ सकते हो। 15 यूनिट्स क्योंकि 10 से ज़्यादा होते हैं, तो 15 यूनिट्स की जब मैं कॉस्ट ढूंढूंगा, जब मैं 15 यूनिट्स की कॉस्ट ढूंढूंगा तो 15 यूनिट्स की कॉस्ट में आपके पास जो फिक्स्ड हिस्सा होगा वो 120 होगा। और जो आपका वेरिएबल हिस्सा होगा वो 15 × 15 होगा। ठीक है जी। फिक्स्ड हिस्सा आपका 120 होगा और वेरिएबल हिस्सा 15 × 15 होगा। 15 × 15 जो है वो 345 बनता है। तो ये टोटल आपका सॉरी, एक मिनट, हाँ सही है, 15 यूनिट्स का खर्चा बताना 345 होगा।
सही है जी। चलें जी, डन, ओके, यस सर, गो हेड सर। कुछ मुझे लिखकर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ूं एग्जाम्पल नंबर 4 में। आपने लिखना है जी सर, ओके सर, डन सर, यस सर, गुड सर। ठीक है ना, कुछ लिखें काइंडली। देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ हमेशा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। आप लोग कॉपी बाद में कर सकते हो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। सारी बातों को फॉलो करना है और टाइम पे चीज़ें कवर करनी है। और आप लोगों को जो पिछली क्लास में भी होमवर्क दिया गया था वो भी आपने वक्त पर कंप्लीट करना है। बाकी आप जो है वो फिक्र ना करें, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह, टाइम पर कंप्लीट होंगी। आप बस जो है वो साथ साथ मेरे जो है वो काइंडली चीज़ों को लेकर चलें, और फिर आप फिक्र ना करें। देखिएगा आप लोगों का इंशाल्लाह ये पेपर कितने आराम से क्लियर होता है। अच्छा जी, अब मैं जो है वो एक एग्जांपल ज़रा पेश कर रहा हूँ, इसीलिए स्क्रीन इस तरह की हो गई। सही है जी। अच्छा, चलें भाई, एग्जांपल नंबर, बेटा ये सारी अभी जो है ना मैं बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ। ये आपके पास जो मैं आज हाइलो मेथड करवा रहा हूँ ये हर टॉपिक में अप्लाई होता है। आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक हो उसमें ये मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक बेसिक सी चीज़ें कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आप लोगों को गाइड भी कर दूंगा इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास वंस अगेन। अच्छा जी, अब देखें जी एक और एग्जांपल, और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना है, तवज्जो रखना है, गौर से देखते जाना है और मज़े लेते जाना है लेक्चर का। सही है ना, आपने कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप समझ लो, ये बहुत बेहतरीन काम होगा। चलें जी, जल्दी से एक और सवाल भी देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज दी फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 2 एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल्स यानी कि यूनिट्स। जनाब कहते हैं कि 17,000 यूनिट्स पर कंपनी का खर्चा 1,40,000, और फिर कहते हैं 22,000 यूनिट्स पर कंपनी का खर्चा 1,70,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट इन दिस रेंज ऑफ एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम है। देयर इज अ स्टेप अप ऑफ £5,000 in the total fixed cost when activity exceeds 18,000 units। अगर 18,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बनाए जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट जो है वो 5,000 ज्यादा होती है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट क्या होगी। दो मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 1, सुनिएगा जरा गौर से। मेथड नंबर 1 वो मेथड है जिसमें मैं अपने पास इक्वेशंस बना लेता हूँ। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट जो अप्लाई होगी फॉर लेस देन और इज इक्वल्स टू 18,000 यूनिट्स, क्या एज्यूम करेंगे? बताएं बताएं बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, इतने सवाल आप लोगों ने करे। और फिक्स कॉस्ट ग्रेटर देन 18,000 यूनिट्स क्या होगी? बताएं बताएं बताएं, क्या एज्यूम करेंगे? और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताएं 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 बताएं, क्या एज्यूम करेंगे? और पहली इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी और दूसरी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट जब कंपनी 18,000 से कम यूनिट्स बना रही है, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। जब कंपनी 18,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाती है तो फिक्स कॉस्ट में 5,000 का इजाफा आ जाता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट हो जाती है एक्स प्लस 5,000। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है उसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर हम इस अजम्पशन से चलते हैं, तो प्यारे बच्चों होगा ये कि पहली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 1,40,000। 1,40,000 इज इक्वल्स टू, 1,40,000 में एक फिक्स्ड हिस्सा है विच इज फिक्स कॉस्ट, और एक्स होगा वो, क्योंकि 17,000 18,000 यूनिट से कम होता है। और वेरिएबल हिस्सा कितना होगा? वेरिएबल हिस्सा होगा 17,000 इंटू वाई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 1,70,000। 1,70,000 में भी सर फिक्स कॉस्ट है, 1,70,000 में भी फिक्स कॉस्ट है, लेकिन क्योंकि वो 22,000 यूनिट्स की बात कर रहा है और 22,000 यूनिट जो है वो 18,000 यूनिट से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी एक्स प्लस 5,000। इसमें जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी एक्स प्लस 5,000। इसमें जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी एक्स प्लस 5,000। और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 22,000। 22,000 मल्टीप्लाइड बाई वाई। 22,000 मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारी जो पहली इक्वेशन है इससे हम लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1,40,000, एक्स की वैल्यू 1,40,000 माइनस 17,000 वाई है। और इसको हम दूसरी इक्वेशन में अगर सब्सिट्यूट करते हैं तो वो बन जाते हैं 1,70,000। 1,70,000 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह आपने लिख दिया 1,40,000 माइनस 17,000 वाई। 1,40,000 माइनस 17,000 वाई। और
आगे आ रहा है भाई आपका एक 5,000, और आगे आ रहा है आपका एक 22,000। इसको सॉल्व कर कर जरा वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखें 1,40,000 और 5,000 ऐड हो जाएगा। 1,40,000 और 5 एक 45 होता है, 170 में से 1,45 को माइनस किया तो 25,000 बच गया। ठीक है जी। तो एक जगह पर आपके 25,000 रुपये बचे हुए हैं, एक जगह पर आपके 25,000 बचे हुए हैं। अच्छा, 22,000 वाई माइनस 17,000 वाई, 22,000 में से 17,000 माइनस करते हैं तो 5,000 वाई रह जाता है। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेट किया, आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं वापस से रीचेक कर लूँ। 1,40,000 और 5,000 टोटल 1,45 बनता है। 170 में से 1,45 माइनस करते हैं 25 रह गया, और 22,000 वाई में से 17,000 वाई को माइनस कर देते हैं तो 5,000 रह जाता है। तो 25,000 को जब हम 5,000 से डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही होगी ना, वो आ रही है 5। ऐसा ही है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढे भाई? फिक्स कॉस्ट दो है। पहले तो एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं। एक्स की अगर वैल्यू ढूंढते हैं तो एक्स अब बन जाएगा किसके बराबर? एक्स बन जाएगा अब 1,40,000, 1,40,000 माइनस 17,000 इंटू वाई। 1,40,000 माइनस 17,000 इंटू वाई। तो 1,40,000 माइनस 17,000 इंटू 5, 55,000 रुपये एक्स की वैल्यू आती है। 55,000 रुपये एक्स की वैल्यू आती है। एक्स की वैल्यू आ रही है 55,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स कॉस्ट जो कि अप्लाई होगी लेस देन 18,000 यूनिट्स पर, फिक्स कॉस्ट जो कि अप्लाई होगी लेस देन 18,000 यूनिट्स पर, वो है 55,000। ठीक है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो अप्लाई होगी ग्रेटर देन 18,000 यूनिट्स पर, ग्रेटर देन 18,000 यूनिट्स पर, वो हो जाएगी 55,000 प्लस 5,000 यानी कि 60,000। अच्छा, अब इसने हमसे क्या पूछा है? 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट। 20,000 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी? 20,000 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी? सर 20,000 यूनिट्स जो है वो होते हैं 18,000 से ज़्यादा। 18 से ज़्यादा होते हैं तो इसकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 60,000। और जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी ना, वो हो जाएगी आपकी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो सर फाइनल आंसर जो है ना वो 160,000 होगा। फाइनल आंसर जो है ना वो 160,000 होगा। डन लिख दें, ओके लिख दें, यस सर लिख दें, गो हेड सर लिख दें, गुड सर लिख दें, थैंक यू सर लिख दें, कुछ भी लिख दें, मुझे बताएं समझ आ गया। फिर हम देखते हैं मेथड नंबर 2। फिर हम देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे? मेथड नंबर 2, तरीका ए वारदात नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे? मेथड नंबर 2 में हम ये देख लेते हैं कि भाई चेंज इन कॉस्ट कितना है। चेंज इन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट कितने से चेंज हुई है भाई? 30,000 से चेंज हुई है। चेंज इन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट कितने से चेंज हुई है भाई? 30,000 से चेंज हुई है। यूनिट्स कितने से चेंज हुए? यूनिट्स कितने से चेंज हुए? यूनिट्स कितने से चेंज हुए भाई? यूनिट्स जो है ना वो 17 और 22 यानी कि 5,000 से चेंज हुए। ठीक है। कॉस्ट कितने से चेंज हुई है? 30,000 से। यूनिट्स कितने से चेंज हुए हैं? 5,000 से। क्या कॉस्ट का चेंज यूनिट्स के ही चेंज की वजह से है? यानी कि क्या कॉस्ट में जो इजाफा आया है वो इसलिए आया है कि 5,000 यूनिट ज्यादा बनाए? हाँ या नहीं? तो जवाब मेरा है कि जो कॉस्ट में इजाफा आया है उसकी दो रीजंस हैं। जो कॉस्ट में इजाफा आया है उसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि 17 से 22,000 यूनिट्स पर गए। जैसे ही आपने 18,000 यूनिट्स को क्रॉस किया तो आपकी फिक्स कॉस्ट 5,000 से इंक्रीज हो गई। ये सवाल में लिखा हुआ है। और बाकी इजाफा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। ये फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज है और ये वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीज है वो ये है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमें अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है, देखिए हमें पता है कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे। और अब मुझे पता चल गया कि जनाब 17 से जब 22,000 यूनिट्स गए यानी कि 5,000 से जब यूनिट्स इंक्रीज हुए तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 25,000 से इंक्रीज हुई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000, यानी कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो 5 रुपए पर यूनिट है। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो 5 रुपए पर यूनिट है। ठीक है जी। ये था मेथड नंबर 2। अच्छा सर, मेथड नंबर 2 में अगर फिक्स कॉस्ट ढूंढनी हो, जनाब आप क्या करो भाई? 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपये की जो कॉस्ट है, 1,40,000 रुपये की जो कॉस्ट है,
उसमें से माइनस कर दो 17,000 इंटू 5, उसमें से माइनस कर दो 17,000 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 1,40,000 रुपये में फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट हैं। उसमें से अगर मैं 17,000 इंटू 5 माइनस कर दूंगा, उसमें से अगर मैं 17,000 इंटू 5 माइनस कर दूंगा तो मुझे 55,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है जो अप्लाई हो रही है लेस देन और इज इक्वल्स टू 18,000 यूनिट्स पर। ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है जो अप्लाई हो रही है लेस देन और इज इक्वल्स टू 18,000 यूनिट्स पर। अच्छा, अगर मैं 1,70,000, अगर मैं 1,70,000 लूँ और 1,70,000 में से 1,70,000 में से माइनस कर दूं 22,000 यूनिट्स इंटू 5, 22,000 इंटू 5। अगर मैं 1,70,000 यूनिट्स में से माइनस कर दूं 22,000 इंटू 5 तो ये बच जाता है 60,000। ये जो 60,000 बच जाता है ये क्या है? ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है जो अप्लाई होगी अगर 18,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स। ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है जो अप्लाई होगी अगर 18,000 से ज्यादा यूनिट्स। तो अगेन आप देखें कि आपके पास एक फिक्स कॉस्ट है जो कि 18,000 या उससे कम यूनिट्स वाली है, और एक फिक्स कॉस्ट है जो कि 18,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स वाली है। ठीक है। अगेन फिर आपने 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट ढूंढनी है। 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट ढूंढना बड़ा आसान है। 20,000 यूनिट जो है वो 18,000 से ज्यादा होते हैं तो फिक्स कॉस्ट होगी 60,000, और वेरिएबल कॉस्ट होगी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 1 लाख। तो फाइनल आंसर होगा 160,000। ठीक है जी। काइंडली इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भेज दो, काइंडली इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दो भाई। कोई एक बच्चा, कोई बच्चा इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दो। कोई बच्चा इसकी पिक्चर लेकर ग्रुप पर भेज दो। ठीक है, कोई बच्चा इसकी पिक्चर लेकर ग्रुप पर भेज दो जल्दी से। डन सर, ओके सर, यस सर, गो हेड सर, लिख दो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, पिक्चर भेज दी ग्रुप पर। सही है। एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं जनाब। आपके खिदमत में आ रहा है सवाल। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर क्या थी? 4। एग्जाम्पल नंबर आ जाती है अब आपके पास 5। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा आप डायरेक्ट करेंगे ताकि अब समझ तो आप लोगों को आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन वाले मेथड पे नहीं जाते, वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ। द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ सिंगल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। मंथ नंबर 1 में 1,200 यूनिट्स बने, 66,600 का खर्चा हुआ। मंथ नंबर 2 में 900 यूनिट्स बने, 58,200 का खर्चा हुआ। मंथ नंबर 3 में 1,400 यूनिट्स बने और 68,200 का खर्चा हुआ। The variable cost per unit is constant up to a production level of 2,000 units per month। 2,000 यूनिट्स तक, 2,000 यूनिट्स तक, 2,000 यूनिट्स तक कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई इजाफा नहीं होगा। बट अ स्टेप अप ऑफ 6,000 इन a monthly total fixed cost occurs when production reaches 1,100 units per month। अगर कंपनी 1,100 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बनाती है तो उसकी फिक्स कॉस्ट में 6,000 रुपए का इजाफा होता है। थोड़ा जल्दी करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। अब आप लोग समझ चुके हो चीजें। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिखते हैं। सबसे कम वाली एक्टिविटी क्या है? 900 यूनिट्स। 900 यूनिट्स पर एज्यूम कर लो कि तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है एक्स। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सर वेरिएबल कॉस्ट होगी 900 वाई। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम कर रहा हूँ वाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक इक्वेशन हमारा बन सकता है 58,200। 58,200 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 900 वाई। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई?
अब तो इतने सारे सवाल कर लिए। फिर लिखा हुआ है 1100 यूनिट जैसे ही क्रॉस करते हो आपकी फिक्स कॉस्ट 6000 से इंक्रीज हो जाती है। तो अगर 6000 से इंक्रीज हो जाती है तो 1200 यूनिट्स पर मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी ना वो होगी एक्स प्लस 6000, और वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो होगी 1200 वाई। तो दूसरी इक्वेशन हम जो बना सकते हैं वो है 66,600 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6000 एक्स प्लस 6000 प्लस एक्स प्लस 6000 प्लस 1200 वाई। और तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो अगेन एक्स प्लस 6000 होगी, क्योंकि यूनिट्स 1100 से ज्यादा है जो कि 1400 है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 1400 वाई होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी इक्वेशन हमारा बन सकता है 68,200 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6000 प्लस 1400 वाई। इक्वेशन तो मैंने बना दी, इक्वेशन वाले मेथड से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, दो तीन सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। मैं बड़ा आसान सा तरीका लेता हूँ। देखें ये 1200 यूनिट्स पर भी खर्चा है 66,600, 1400 यूनिट्स पर खर्चा है 68,200। इसका मतलब इन दोनों के बीच में खर्चे में इजाफा कितना है, 68,200 में से अगर मैं 66,600 माइनस करता हूँ तो खर्चे में जो इजाफा है ना वो 1600 रुपये का। ठीक है, 68,200 में से अगर मैं 66,600 को माइनस कर देता हूँ तो खर्चे में इजाफा 1600 रुपये का है। और ये 1600 रुपये का इजाफा क्यों हुआ है, ये 1600 रुपये का इजाफा क्यों हुआ है, ये 1600 रुपये का इजाफा क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 200 यूनिट ज्यादा बनाए। देखें, जो ये 1600 रुपये का इजाफा है ना इसकी सिर्फ एक रीजन है, ये 1600 रुपये का इजाफा इसकी सिर्फ एक रीजन है। इसकी रीजन ये है कि यूनिट्स का इंक्रीज होने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज होना। 1600 यूनिट, ये जो 1600 का इजाफा है इसमें फिक्स कॉस्ट का कोई कारनामा नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो यहाँ और यहाँ, फिक्स कॉस्ट तो इन दोनों जगह पर, फिक्स कॉस्ट तो इन दोनों जगह पर एक ही जितनी थी, फिक्स कॉस्ट तो इन दोनों जगह पर एक ही जितनी थी, फिक्स कॉस्ट तो इन दोनों जगह पर एक ही जितनी थी। फिक्स कॉस्ट तो ऊपर भी एक्स प्लस 6000 थी, नीचे भी एक्स प्लस 6000 थी। फिक्स कॉस्ट तो ऊपर भी एक्स प्लस 6000 थी, नीचे भी एक्स प्लस 6000 थी। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 1200 वाई और 1400 वाई यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हुआ था। तो चेंज इन कॉस्ट ओवर चेंज इन यूनिट्स लगाया। पिछली बहुत सारी एग्जांपल जो करवाई उसमें बताया कि कब और कहाँ लगाना है, जहां पर कॉस्ट का चेंज वेरिएबल कॉस्ट के चेंज की वजह से हो, बस उसके अलावा कोई रीजन ना हो। प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है ना? तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी सर, 8 पर यूनिट आएगी, 8 पर यूनिट आएगी। सही है, 8 पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि लेट से जब कंपनी लेस देन 1100 यूनिट्स बनाती है, मैं एक काम करता हूँ 68,000 सॉरी 58,200, 58,200 में से माइनस कर देता हूँ 900 इंटू 8। 58,200 में से माइनस कर देता हूँ 900 इंटू 8, तो बच जाता है 51,000, बच जाता है 51,000। ये वो फिक्स कॉस्ट है जो अप्लाई होगी, फिक्स कॉस्ट फॉर लेस देन और इज इक्वल्स टू 1100 यूनिट्स। ठीक है जी, 58,200 माइनस 900 इंटू 8, 51,000, ये वो फिक्स कॉस्ट है जो अप्लाई होगी फॉर लेस देन और इज इक्वल्स टू 1100 यूनिट्स, क्योंकि मैंने 900 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी, 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट के लिए फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 51,000, और 1000 इंटू 8 ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। 1000 इंटू 8 प्लस 51,000 यानी कि आपका टोटल खर्चा होगा 59,000। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है ना? ठीक है जी, तो ये हमने हाइलो मेथड की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली इस वीडियो में 1-1.5 घंटे में। इंशाल्लाह आप वापस से देखेंगे तो फिर आपको हाइलो मेथड में किसी भी किस्म के सवाल में मसला नहीं आएगा। हाँ जी, तो फाइनली हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हाइलो मेथड की। अच्छा, अब बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ करनी है, और वो बातें ये करनी है कि मैंने लास्ट क्लास में, मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे जो आज की क्लास में वो लास्ट क्लास में नहीं थे। एक तो इस क्लास की मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, एक तो इस क्लास की मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, ये जितना भी काम करवाया आप गो थ्रू कर सकते हो। आपने लिखना नहीं है, कोई मसला नहीं है, नहीं लिखो, समझ में आ जाना चाहिए। जब मैं पास्ट पेपर्स करवाऊंगा ना कैफ के, कॉस्टिंग के, सीएमए के, तो वो पास्ट पेपर्स हाँ आपसे होने चाहिए, पास्ट पेपर्स में कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, पहली चीज।
दूसरी चीज ये कि पिछली क्लास में मैंने जितना भी काम करवाया था, आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से कवर कर लिया होगा, है ना। अच्छा और मामा, आपने कितनी पिक्चर्स ले ली बेटा? इसकी भी पिक्चर लेकर जरा ग्रुप पर सेंड करना। इसकी भी जरा पिक्चर लेकर ग्रुप पर सेंड करना। इसकी भी जरा पिक्चर लेकर ग्रुप पर जल्दी से सेंड करना। फिर मैं स्क्रॉल अप भी करता हूँ जो जो पिक्चर्स मिस हो गई हैं। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर जरा सेंड करना। करूँ स्क्रॉल अप? अच्छा, इसकी भी पिक्चर ले लो एग्जाम्पल नंबर 4 की, और ग्रुप पर सेंड करो। इसकी कर दी है? अच्छा, कोई रह गया है कुछ? इसकी भी कर दी है? सब कर दी है? सब कर दी है? अच्छा, चलें अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट के ब्रेक में आपने क्या करना है, अगर आपकी पहली क्लास मिस हुई थी, अगर आपकी पहली क्लास मिस हुई थी तो उमामा से पहली क्लास की पीडीएफ फाइल ले लें। अगर आपकी पहली क्लास मिस हुई थी तो पहली क्लास का जो भी कंटेंट मैंने सेंड किया था उमामा से वो ले लें। अगर आपके पास क्लास का टाइम टेबल नहीं है, हारिस से वो टाइम टेबल ले लें। अगर आप आज की क्लास में लेट आए थे तो आज की क्लास में शुरू में जो काम करवाया वो ले लें। और आपके जितने भी सवाल हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। व्हाट्सएप पे जो जो आपने पूछना है ना वो ज़रा ग्रुप में भेजें। 10 मिनट, बल्कि इनफैक्ट हम 13 मिनट ले लेते हैं, 11:10 पर वापस आते हैं, फिर 20 मिनट की इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। 13 मिनट में आपने क्या करना है, उमामा से अगर आपकी पहली क्लास मिस हुई थी सारा कंटेंट ले लें, पहली क्लास की पीडीएफ ले लें, पहली क्लास में जो काम बताया था वो ले लें। आज की क्लास की पीडीएफ तो आज की क्लास खत्म होगी फिर दे दूंगा, पिछली क्लास की लेक्चर का लिंक ले लें, यूट्यूब पर पिछली क्लास अपलोड हुई थी, 2 से 3 क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड हो रही होंगी, उसके बाद पीडीएफ, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं सारी पोर्टल पर हो रही होंगी। बाकी सारी चीज़ें आज की क्लास की रिवाइज कर लें। और आप लोग मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ मैसेज करें और ये भी बताएं कि पिछली क्लास तक की कवरेज हो गई है या नहीं। आज मैंने बहुत कम पढ़ा है, सिर्फ हाइलो मेथड पढ़ा है। सैटरडे को हम और ज़्यादा पेस पकड़ेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि पेपर से 45-50 डेज पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ये सारी चीज़ें करें हम 13 मिनट, 12-13 मिनट के ब्रेक से आते हैं।
अच्छा जी। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है जी। और आप लोगों को कोई भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। आज का लेक्चर आप लोग दोबारा से रिवाइज करिएगा। लास्ट जो हमारा लेक्चर कंडक्ट हुआ था उस लास्ट लेक्चर की सारी चीज़ें कंप्लीट करिएगा। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी लाजमी तौर पर आप लोग 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। सही है। बाकी जो भी आपने बातें करनी है वो ग्रुप पर आप कर लें। मैं अगले 5 से 10 मिनट इंशाल्लाह ग्रुप पर अवेलेबल रहूँगा। ठीक है। मैं 5 से 10 मिनट जो है वो ग्रुप पर अवेलेबल हूँ। होमवर्क के लिए आप उमामा को कांटेक्ट करें। मोहम्मद, आई होप कि आप ग्रुप पर ऐड हुए हुए हो। जो हमारा सैलानी का व्हाट्सएप का ग्रुप है, स्पेसिफिकली जो कैफ 3 का ग्रुप है। सही है, जो कि मार्च 2024 की अटेम्प्ट के लिए बना है। उसमें आप एडेड हो आई होप। सारे बच्चों ने जिसमें अभी कुछ टाइम पहले अपनी अटेंडेंस लगाई थी, उस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं उस ग्रुप में दोबारा से उमामा को टैग करता हूँ। उमामा से आप जो है वो पिछली क्लास में जो दिया गया होमवर्क है और फाइल्स हैं वो सारी चीज़ें ले लें। और उसके अलावा जो है वो हारिस को भी टैग कर देता हूँ। अगर किसी को पोर्टल का एक्सेस चाहिए या इस क्लास की या पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप हारिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हारिस से टाइम टेबल भी ले लें। मेरे ख्याल में मेरी हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस हैं। और इसी तरह से सर सादिक की भी हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस हैं। तो इनफैक्ट हफ्ते में जो है वो 3-4 क्लासेस टोटल हो रही होंगी जिसमें आप लोगों का कोर्स पूरा कंप्लीट हो रहा होगा। अभी भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे बता दे। व्हाट्सएप यूज़ करें। व्हाट्सएप पर जो ग्रुप चैट है उसको यूज़ करें और जो हमारा कैब का ग्रुप है उस पर सारी डिस्कशन कर लें और मुझे अपडेट करें। ठीक है जी। तो बस आप ये सारा काम जो है वो अगली क्लास तक कर कर रखिएगा। और अब मैं आज की क्लास को वाइंड अप करता हूँ। अगर आप लोगों का अभी भी कोई सवाल है तो 1-2 मिनट में अवेलेबल हूँ, काइंडली मुझे बता दें। ठीक है भाई। चलो, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कर कर आना सारा काम। सही है बेटा। ये जो अभी तक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सारे चैप्टर्स में अप्लाई होती हैं, किसी स्पेसिफिक चैप्टर की नहीं है। स्पेसिफिक चैप्टर्स जो है ना वो हम स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी जो हम चीज़ें कर रहे हैं ना वो ऐसी चीज़ें हैं जो सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं जो है वो अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है। फिर हम स्पेसिफिकली चैप्टर्स भी करेंगे। अब जिस तरह हाइलो मेथड है ना वो चैप्टर 1 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 7 में भी आ सकता है। पास्ट पेपर्स के अलग अलग जगह पर ये यूज़ हुआ है। चलो जी, थैंक यू सो मच। हाफिज़।